Hello, dear students, you are welcome to YouTube channel कृष्णा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल विराटनगर। देखिए, ये कोविड-19 के तहत सभी संस्थाएं बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाएं प्रारंभ की है, तो उसमें हमारा कृष्णा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल विराटनगर भी पीछे नहीं है। तो आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में। टॉपिक नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट, यानी कि यूनिट नंबर फर्स्ट का पहला टॉपिक आवर्तबीजी पादपों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ऐसे पादप जिनके अंदर बीज कवर्ड होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं आवर्तबीजी पादपों में जनन। उससे पहले हमें पढ़ना है कुछ टर्म्स। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोज व लोकस। बायोस का मतलब होता है लिविंग्स और लोगस का मतलब होता है स्टडी, अर्थात जीवों के अध्ययन करने का जो विज्ञान है उसे ही जीव विज्ञान कहते हैं। इस टॉपिक के तहत, इस अध्याय के तहत हम पढ़ने वाले हैं जनन के बारे में, अर्थात कोई भी जीव अपने समान जो संतति उत्पन्न करता है उसे ही जनन अर्थात प्रजनन कहते हैं। किसी भी जीव के अंदर जनन क्रिया करने से पहले उसकी एक निश्चित जीवन अवधि होती है, अर्थात जीव के जन्म से मृत्यु तक का जो समय है, जीव के जन्म से मृत्यु तक का जो समय है उसे जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि किसी जीव की छोटी हो सकती है, किसी की बहुत बड़ी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी जीव की जो जीवन की अवधि है उसमें उसका साइज का कोई फर्क पड़ता हो। कोई जीव बहुत बड़ा हो तो उसका जीवन काल बहुत बड़ा होता हो, कोई जीव बहुत छोटा हो तो उसका जीवन काल बहुत ही छोटा होता हो। ऐसा कतई नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन एलिफेंट का उदाहरण लेते हैं जिसका जीवन काल होता है 75 वर्ष। इसी प्रकार से रोज प्लांट है, उसका होता है 10 ईयर। डॉग, उसका जीवन अवधि होती है 25 ईयर्स। इसी प्रकार से जब बटरफ्लाई होती हैं उसका जीवन काल होता है 1 से 2 वीक। इसी प्रकार से फ्रूट फ्लाई का लगभग 1 मंथ, टर्टाइज लगभग 100 से 150 वर्ष तक जीवित रहता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं बरगद वृक्ष की, जिसका जीवन काल काफ़ी लंबा माना गया है, लगभग 300 से 500 वर्ष उसका जीवन काल होता है। कोई जीव अगर दिखने में एक समान है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जीवन काल भी समान ही हो। जैसे उदाहरण के तौर पे कौवा, उसका जीवन काल होता है लगभग 15 ईयर। उसकी साइज का होता है तोता, लेकिन उसका जीवन काल होता है 140 वर्ष। तो कभी भी उसके आकार आकृति से उसकी जीवन अवधि को नहीं आंका जा सकता। अब अपन बात करते हैं किसी भी जीव की। कोई भी जीव अपनी संतति को बचाए रखने के लिए जो क्रिया करता है उसे कहते हैं प्रजनन यानी कि जनन। मुख्य रूप से प्रजनन 2 प्रकार का होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन, तथा दूसरा एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को असंग जनन भी कहते हैं, एपोमिक्सिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही पैतृक, एक ही जीव
से नई संतति का निर्माण होता है जो आकार और आनुवंशिक रूप से समान होती है। अतः उन्हें हम कह सकते हैं कि वह उस जीव का क्लोन होता है। क्या होता है? उसी जीव का क्लोन होता है। दूसरी बात, अलैंगिक जनन के अंदर युग्मकों का संलयन कतई नहीं होता। मतलब युग्मक बनेंगे भले ही, लेकिन कभी भी युग्मकों का संलयन नहीं होगा। केवल एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति होगी। जब जीव से नए जीव की उत्पत्ति होती है तो उसमें छोटे जीव का जनन होता है। वह छोटा जीव अपनी एक निश्चित परिपक्वता प्राप्त करता है। उसके बाद में उसके जो जनन ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। उसके बाद में वह जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है? अपनी संख्या में, जिसके कारण उनकी जो संतति है वो लगातार बढ़ती रहती है। तो हम अब देखते हैं आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो अलैंगिक जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन जिसमें युग्मकों का संलयन नहीं होगा लेकिन फिर भी नए जीवों की उत्पत्ति होगी, उसे हम अलैंगिक जनन कहेंगे। तो आवर्तबीजी पादपों के अंदर अलैंगिक जनन दो प्रकार से होता है मोस्टली, अनिषेक बीजता व कायिक प्रवर्धन। अनिषेक बीजता को एगेमोस्पर्मी के नाम से जाना जाता है, जिस शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। ए मतलब विदाउट यानी कि बिना, गेमस यानी कि फर्टिलाइजेशन, और स्पर्मा यानी कि सीड यानी कि बीज, अर्थात जनन अलैंगिक जनन की ऐसी विधि, अलैंगिक जनन की ऐसी विधि जिसमें निषेचन क्रिया हुए बगैर ही बीज बन रहे हों, उसे बोलेंगे अनिषेक बीजता। इसी प्रकार से दूसरा जो जनन है अलैंगिक जनन का प्रकार, उसे बोलेंगे कायिक प्रवर्धन। पादप के किसी भी भाग से जड़, तना, पत्तियां, किसी भी भाग से अगर नए जीव का प्रादुर्भाव हो रहा है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहेंगे। कायिक प्रवर्धन मुख्य रूप से दो प्रकार का हो सकता है। पहला प्राकृतिक नेचुरल तथा दूसरा आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम। पादप का कोई भी भाग, जैसे बाई स्टेम, पादप का जो परिपक्व तना है उससे अगर नया जीव बन रहा है तो वह किसका एक प्रकार होगा? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का एक उदाहरण होगा। और इसके तहत बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें जन्म होता है, जैसे अदरक के अंदर प्रकंद से, इसी प्रकार से जो घास होती है उसमें रनर के तहत क्या होता है? जनन होता है। जो पादप का जो तना है उससे ही नया जीव बन रहा है। तना क्या है? एक कायिक भाग है। इसी प्रकार से बाय रूट्स, पादप के जड़ों से, ऐसा मोस्टली किसमें देखा जाता है? ऐसे पादप जो काष्ठीय पौधे होते हैं जैसे नीम, शीशम इत्यादि पादप। इसी प्रकार से आपका बनियान यानी कि बरगद पादप, उसके अंदर भी उसकी जो
जड़ें होती हैं उनसे नए पौधे का प्रादुर्भाव हो जाता है। बाय लीव्स, पत्तियों के द्वारा, पादप की जो पत्ती है उसी से नया जीव बन रहा है, यानी कि नया पौधा बन रहा है। ऐसा ब्रायोफिलम, जिसे हम देसी भाषा में पत्थर चट्टे के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर क्या होता है, ये एक ब्रायोफिलम का लीव्स है, वो डिकेज हो जाती है बरसात ऋतु में। जैसे ही भूमि के संपर्क में आएगा और अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी तो यहाँ से जड़ियाँ निकली आएंगी, रूट्स, और प्रत्येक भाग एक नए प्लांट्स में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। इसी प्रकार से बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पादप के जो जनन भाग हैं, जन अंग हैं, उनके किसी भाग से, जैसे रतालू में, रामबास में, इस विधि से होता है। तो ये हम देख रहे थे कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन से भी नए जीवों का प्रादुर्भाव हो रहा है। अब बात करते हैं हम आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इसके तहत सबसे पहले आता है कटिंग्स यानी कि कर्तन। कर्तन में क्या होता है कि किसी परिपक्व भाग का कटिंग ली जाती है और उससे नए जीव का निर्माण होता है। यह मुख्य रूप से दो भागों का लिया जाता है। कटिंग दो प्रकारों की जाती है, एक तो तने की, दूसरी रूट्स की, जड़ों की। जैसे हम बात करते हैं तने की, तो तने की जैसे गन्ना है, रोज है, ये जो प्लांट्स हैं, इनका जो तना होता है उसकी जो कटिंग है उसका रोपण किया जाता है और उससे नए पौधे का निर्माण होता है। इसी प्रकार से लेयरिंग यानी कि स्टेप बाय स्टेप किसी के ऊपर लेयर लगा दी जाए, दाब लगा दिया जाए, तो ये दाब लगाने का प्रोसेस है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से हो सकता है। पहला टीला दाब विधि, दूसरा वायु दाब विधि। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी शाखाएं लचीली होती हैं, नाजुक होती हैं, उन पादपों के अंदर टीला दाब विधि है उसको काम में लिया जाता है। इसके तहत ये पादप का जो शाखा है जो काफ़ी लचीली है उसको भूमि की सतह तक नीचे लिया जाता है और वहाँ पर एक टीला बना दिया जाता है। इसके बाद में उसको नम बनाए रखता है। निश्चित समय बाद में यहाँ से रूट्स निकलना प्रारंभ होती हैं। जो मेन ब्रांच है उसको अलग कर दिया जाता है और ये न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाता है। इसी प्रकार से जो ऊंचे वृक्ष होते हैं जैसे आम है, अमरूद है, उनके अंदर उनकी शाखाएं ज़्यादा लचीली नहीं होती, काष्ठीय पौधे होते हैं, तो उनके अंदर वायु दाब विधि के तहत प्रजनन काम में लिया जाता है। इसमें पादप जो काफ़ी ऊंचे होते हैं उसके अंदर काफ़ी ऊंचाई के ऊपर जो बार्क होती है, छाल होती है, उसको हटाया जाता है। उसके ऊपर एक कॉटन की लेयर लगाई जाती है और कॉटन को उसको लपेटा जाता है और ऊपर एक मटका जिसमें पानी रखा हुआ होता है और स्लोली वो पानी है वो कॉटन से होता हुआ उस पादप की शाखा तक आएगा। उसके बाद में वो नम बना रहेगा। निश्चित समय बाद में वहाँ पे जड़ें निकलना प्रारंभ होंगी। उस भाग को मुख्य पौधे से अलग करेंगे और उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देंगे, लगा देंगे। तीसरी विधि है ग्राफ्टेड विधि यानी कि रोपण विधि। आजकल सबसे फेमस विधि वो ग्राफ्टेड विधि ऐसी विधि है जिसके तहत कम समय में हम अधिक मात्रा में ज़्यादा उपज प्राप्त करते हैं। अधिकांश जो
हॉर्टिकल्चर है, बागवानी है, उसके अंदर हम ये विधि काम में लिखते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है कि ऐसे पादप जो निम्न गुण वाले होते हैं उनका हमेशा स्कंद काम में लिया जाएगा, यानी कि मुख्य भाग। जो कम गुणों वाला, निम्न गुणों वाला जो पादप है हमेशा उसका स्कंद काम में लेंगे, तथा जो उच्च गुणों वाला जो पौधा होगा उसकी जो कटिंग है, कलम है, उसको काम में लेंगे। कलम किस पादप की लेंगे? जो उच्च गुणों वाला होगा। उच्च गुणों युक्त जो भाग है वो किसका लेंगे? उसको कलम के रूप में काम में लेंगे। और स्कंद किसका काम में लेंगे? निम्न गुण वाले पौधे का स्कंद काम में लेंगे। तो जो ग्राफ्टिंग है वो मुख्य रूप से कई विधियों द्वारा की जाती है। सबसे पहली विप, जिव्याकार, जैसे अपनी जिव्या होती है उस आकार का एक चीरा लगाया जाता है पादप की शाखा के अंदर, लगभग वी आकार का, और उसके जो निम्न गुणों वाला पादप होता है उसके अंदर इस प्रकार से चीरा लगाया जाता है वी आकार का। और उच्च गुणों वाला जो पौधा होता है उसकी कलम काम में लेंगे, उसमें उसका अपोजिट साइज की जो विप है वो काम में लेंगे और उसको बाद में वहाँ पे लगा के निश्चित समय बाद में वो काम किया जाएगा। इसी प्रकार से वैक्स के तहत क्या होता है कि जो एक खपच्ची बांधी जाती है, जैसे किसी की फ्रैक्चर हो जाता है उसके बाद में खपच्ची बांधी जाती है, ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर भी वी आकार का जो ग्रो है, खांच चीरा है वो लगाया जाता है। उसके बाद में उनको बांध दिया जाता है। चीरा लगाने के बाद में उनको क्या करेंगे? खपच लगा करके बांध देंगे। निश्चित समय बाद में वहाँ पर दोनों कलम और स्कंद दोनों के अंदर कोशिकाएं संयुक्त हो जाएंगी और पादप ग्रोथ करने लगेगा। तीसरी विधि है क्राउन, यानी कि कलिका किरीटी रोपण। इसके अंदर स्कंद की जब मोटाई में अधिक मात्रा में कलमें लगानी हो, यानी कि अधिक चौड़ाई वाला कोई वृक्ष हो, उसके अंदर एक से ज़्यादा जब अपने को कलम लगानी होती है तो उसको अपन क्या करेंगे? क्राउन विधि काम में लेंगे। अर्थात वी आकार के खूब सारे अपन क्या लगाएंगे? उसमें चीरे लगाएंगे और एज ए क्राउन, जैसे किसी राजा का जो मुकुटा होता है उस प्रकार की शैप उसमें दिखाई देगी। ये मुख्य एक पादप है जिसका अपन स्कंद काम में ले रहे हैं, निम्न गुणों वाला है। इसके अंदर अपन ने चीरा लगाया है वी आकार के, एक से अधिक चीरे लगाए हैं, वो क्राउन शेप का निर्माण करेगा। और इसी प्रकार से जो उच्च गुणों वाला जो भाग है किसी पादप का उसको कलम काम में लेंगे, कलम को वहाँ पर रोपण कर देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी की मुकुट लगा हुआ हो, इस टाइप का ये दिखाई पड़ेगा। अर्थात आपने कई बार देखा होगा कि गुलाब के अंदर एक पादप एक है, उसके अनेकों प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं। कोई पुष्प रेड रंग का लगा हुआ है, कोई वाइट रंग का लगा हुआ है, कोई अलग रंग का लगा हुआ है। तो वो इसी प्रकार से क्राउन मेथड के ग्राफ्टिंग के तहत ही ऐसा कार्य किया जाता है। चौथी विधि है बड, यानी कि कलिका रोपण। इसके अंदर क्या होता है कि स्कंद की छाल के अंदर चीरा लगाया जाता है, लेकिन चीरे का जो साइज है वो होता है टी आकार, टी शेप में लगेगा ये, जबकि क्राउन के अंदर भी वी शेप के चीरे लगेंगे तथा बड के अंदर टी आकार का चीरा लगता है, जिसके अंदर कलिका को रोपण किया जाता है, बाद में उसको बांध दिया जाता है। जिस प्रकार से किसी पादप के अंदर उसकी कोई कलिका निकल रही हो, कलिका लगी हुई हो, उस टाइप में उसके अंदर लगा दिया जाता है आपका बड, यानी कि कलम। जैसे ये एक पादप है, निम्न गुणों वाला पौधा है,
इसके साइड के अंदर चीरा लगाया जाता है और उसके बाद में से खप्पची आदि बांध दी जाती है। तो ये बड़ आकार का यानी कि कली का प्रकार का रोपण होगा। तो इस प्रकार से अब अभी तक हमने पढ़ा आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो जन होता है उसके बारे में। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो अब आने वाले हैं या आज का जो महत्वपूर्ण भाग है वो है लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन के अंदर एक से ज़्यादा जो जनक हैं वो भाग लेंगे, यानी कि इसके अंदर 2 जनक काम में आएंगे, 2 पेत्रक होंगे। उन पेत्रकों के अंदर क्या होगा, उसके अंदर युग्मक बनेंगे। युग्मकों का होगा संलयन, जिसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन। और उसके बाद में पादप की जो अन्य प्रविधियां हैं वो होती हैं। तो जो लैंगिक जनन है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो मुख्य रूप से एंजियोस्पर्म प्लांट्स की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो इनमें पाई जाती है। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनका जो जनन का भाग होता है वो होता है पुष्प। पुष्प उसका सेक्सुअल ऑर्गन्स होता है तथा जो पुष्प है वो रूपांतरित प्ररोह का ही एक उदाहरण है। काफ़ी एग्जामों में आ चुका है कि व्हाट इज फ्लावर, पुष्प क्या है। तो मॉडिफाइड जो शूट है वो बाद में किसका निर्माण कर देता है, फ्लावर का निर्माण करता है, यानी कि पुष्प का निर्माण करता है। एक प्रारूपी जो पुष्प है, आवर्तबीजी पादपों का एक प्रारूपी पुष्प है, उसके विभिन्न भाग होते हैं जिनको हम देखते हैं। ये एक प्रारूपी एंजियोस्पर्म पादपों का एक पुष्प का आरेख है जिसके विभिन्न भाग हैं जो क्रमबद्ध प्रकार से पाए जाते हैं, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पाए जाते हैं। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनका जो पुष्प है उसके अंदर पाए जाते हैं पुष्प के लैंगिक अंग जिन्हें बोलेंगे जननांग। ये जननांग अगर एक ही पुष्प में है तो उसे बोलेंगे पूर्ण पुष्प, पूर्ण पुष्प, कंप्लीट फ्लावर। अगर ये जननांग के भाग एक पुष्प में नहीं है तो उसे बोलेंगे अपूर्ण पुष्प। अब ये पूर्ण व अपूर्ण पुष्प क्या होता है, तो जो पुष्प होते हैं उसके विभिन्न भाग होते हैं जिन्हें हम बाह्य दल, पुंकेसर व जायान के नाम से जानते हैं। तो ये पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं जिनको अपन चक्र कहते हैं। इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, बाह्य दल और दल। ये पुष्प के सहायक चक्र कहलाते हैं, अर्थात इनका पुष्प के अंदर केवल सहायता का कार्य होता है, ये निषेचन क्रिया में भाग नहीं लेते। लेकिन इनके बगैर पुष्प भी सुरक्षित नहीं रह सकता। बाह्य दल पादप की अनेक भागों की पुष्प के अनेक भागों की रक्षा करेगा। इसी प्रकार से जो दल हैं, रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ जो पुष्प में आपने देखी होंगी, वो सहायक चक्र होता है। तथा पुंकेसर और जायान, इन्हें जनन चक्र के नाम से जाना जाता है।
अगर पुष्प में इन चारों भागों में से कोई सा भी एक भाग यदि एब्सेंट हो तो उसे अपूर्ण पुष्प कहेंगे, और यदि सारे के सारे भाग प्रेजेंट हों तो उसे पूर्ण पुष्प के नाम से जाना जाएगा। अब देखते हैं पुष्प के विभिन्न भाग। तो पादप की जो शाखाएं हैं उनके पास में एक रचना लगी हुई रहती है, उसे बोलेंगे पेडिकल यानी कि पुष्पवृंत। पुष्पवृंत पुष्पवृंत वह रचना है जो शाखा से पुष्प को लगाए रखेगी। पुष्पवृंत का ऊपर वाला भाग कुछ फैला हुआ होता है जिसे बोलेंगे थैलेमस अर्थात पुष्पासन। पुष्पासन के ऊपर पुष्प के जो सहायक और जनन चक्र हैं वो क्रमबद्ध प्रकार से लगे हुए रहते हैं। सबसे बाहर की तरफ मोस्टली ग्रीन रंग के बाह्य दल लगे होते हैं जिनकी संख्या व संरचना अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ये पुष्प के अंदर सहायता का कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य पुष्प की बाह्य आघातों से सुरक्षा करना है। इनके एक भाग को हम कहेंगे सेप्टल, जबकि खूब सारे सेप्टल, जैसे ये सेप्टल है इसी प्रकार से खूब सारे सेप्टल मिलकर के कहलाएंगे कैलैक्स। ये सबसे बाहर लगा हुआ चक्र होता है। उसके अंदर की तरफ उनके अंदर तरफ रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं। उनकी संख्या भी अलग अलग पादपों में अलग रहेगी, लेकिन हरे रंग के अलावा किसी भी रंग के ये हो सकते हैं मोस्टली। इनके एक सदस्य को बोलते हैं पेटल, और खूब सारे पेटल्स मिलके बनाते हैं कोरोला यानी कि दलपुंज। इनका मुख्य कार्य होता है कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करना। उसके बाद में इसके अंदर की तरफ होते हैं इसके जो नर भाग है या नर जनांग है वो, जिसे बोलेंगे पुमंग, एंड्रोसियम यानी कि पुमंग। पुमंग की एक जो इकाई होती है उसे बोलते हैं स्टेमन अर्थात पुंकेसर। पुंकेसर के विभिन्न भाग होते हैं। ये पुंकेसर है, इसके विभिन्न भाग हैं। एंथर यानी कि परागकोश, एंथर सैक, परागकोश एंथर। इन परागकोशों को जोड़ने के लिए जो विशेष रचना होती है उसे बोलेंगे कनेक्टिव यानी कि योजी। तथा इन परागकोशों को थैलेमस से जोड़ने का जो काम करेगा उसे बोलेंगे फिलामेंट्स यानी कि पूतंतु। तो ये एक पुंकेसर के 3 भाग हो गए, परागकोश, योजी व पूतंतु। अब इनके अंदर जो महत्वपूर्ण चक्र होता है जिसे जायांग के नाम से जाना जाता है, जो खूब सारे अंडकों से मिलकर बना होता है अर्थात कार्पेल से मिलकर बना होता है। इस कार्पेल को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक फूला हुआ भाग जिसे बोलेंगे स्टिग्मा, आगे से थोड़ा पतला सुराही नुमा हो जाता है जिसे बोलेंगे स्टाइल, तथा नीचे की ओर जाकर के वो काफ़ी फैला हुआ भाग बनाएगा जिसे बोलेंगे ओवेरी।
अर्थात अंडाशय। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये किसके भाग हो गए? जायांग के भाग हो गए, अंडत्व भाग हो गए। तो इस प्रकार से जो भी पुष्प के चक्र हैं सभी का संयोजन कहाँ से होता है? थैलेमस से होता है। काफ़ी एग्जाम्स में आ चुका है कि ये कहाँ से लगे हुए रहते। पुष्प में बाह्य दल, पुंकेसर और जायांग किस रचना से लगे हुए रहते हैं? तो अपना आंसर क्या आएगा? पुष्पासन, थैलेमस। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने देखा कि जो पुष्पी पादप होते हैं, जिसमें मोस्टली अपन ने पढ़ा आवर्तबीजी पादपों के अंदर किस प्रकार से जन्म पाया जाता है, चाहे वो अलिंगी जनन हो चाहे लिंगी जनन हो। अब आगे आने वाले जो वीडियोज हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आगे का जो भी सिस्टम है वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करेगा? अपने इस पुष्प के आरेख के ऊपर डिपेंड करेगा।